नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ लैंग्वेज पेडागोजी के कुछ सवाल, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट के कई सारे टेस्ट भी हो गए हैं और हमने उसके क्वेश्चंस के भी डिस्कशन किए हैं। इसके साथ हम सोच रहे हैं कि आज जो पेपर आपके पास जाए, जो डिस्कशन हो, वो लैंग्वेज पेडागोजी से रिलेटेड कुछ सवाल हम लेते हैं। और वो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, हिंदी भाषा जो पहली भाषा के रूप में आप सेलेक्ट करते हो सेंट्रल टीटी में, उसके हम कुछ क्वेश्चन लें और उनके चारों ऑप्शन के कॉन्सेप्ट सहित सही आंसर बताएं। तो आज उन्हीं से संबंधित, हिंदी भाषा की पेडागोजी से संबंधित सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सवाल पढ़ेंगे और उनके आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा उसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप पेपर भी डाउनलोड कर लोगे तो वहां भी आपको सही आंसर मिल जाएंगे, प्लस सलूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल बड़ा आसान है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन स्किनर, दूसरा ऑप्शन ब्रूनर, तीसरा पियाजे और चौथा चामास्की। बहुत सरल सवाल है। आपको पता है भाषा अर्जन तंत्र या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के तहत चामास्की नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि प्रत्येक बच्चे के अंदर भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। तो यहाँ सही ऑप्शन चौथा यानी चामास्की हो जाएगा, क्योंकि स्किनर ने लैंग्वेज के विकास की प्रक्रिया में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की बात की है। पियाजे ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज की बात करते हैं और ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल है। लैंग्वेज से रिलेटेड इनकी कोई बातचीत है नहीं। तो पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो चौथा है। सवाल दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। 4 संसाधन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक संसाधन के बारे में बताना है जो सबसे महत्वपूर्ण हो। पहला है समाचार पत्र, दूसरा टेलीविजन और तीसरा कंप्यूटर और चौथा बाल साहित्य। बाल साहित्य क्योंकि बच्चों के अंदर भाषा संबंधी गतिविधियों का विकास करने के लिए निवेश समृद्ध संप्रेषण का होना जरूरी है, जिसमें समाचार पत्र भी आएगा, टेलीविजन भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा। लेकिन प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो यहाँ बाल साहित्य रोचक होगा और बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ताकि बच्चे के अंदर पढ़ने की, समझने की क्षमता का विकास होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बाल साहित्य। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश डैश है। पहला ऑप्शन विचारणीय, दूसरा ऑप्शन अनुचित, तीसरा स्वाभाविक और चौथा निंदनीय। अब यहाँ लिखा है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। हम सब लोग अपना आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। लखनऊ में तो अलग अलग जगहों से, कोई कानपुर से आया है, कोई सीतापुर से आया है, कोई देवरिया से आया है, कोई बरेली का है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हम लोग हैं, लेकिन लखनऊ में हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा के बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं। कोई कहता है मिर्ची बहुत कड़वी है, तो कोई कहता है मिर्ची बहुत तीखी है, तो कोई कहता है मिर्ची बहुत तीत है। तो ये क्या है? ये क्षेत्रीय भाषा के, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि कभी कभार हम कुछ शब्दों का या कुछ भाषाई गतिविधियों में हम कुछ क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो सही होगा तीसरा ऑप्शन स्वाभाविक रूप से। विचारणीय हो सकता है, अनुचित तो नहीं है बिल्कुल, और निंदनीय तो कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषाएं किसी की अस्मिता का निर्माण करती हैं। जब उनकी भाषाओं पर हमला किया जाता है तो वो उनकी पर्सनालिटी, आइडेंटिटी पर हमले के बराबर होता है। इसलिए कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा का जब प्रयोग करता है तो उसे क्लास में महत्व दिया जाना चाहिए। तो यहाँ सही ऑप्शन है स्वाभाविक तरीके से हम ही सब लोग अपने क्षेत्र के या घर के या आस पड़ोस या मातृभाषा के शब्दों का खूब सारा प्रयोग करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व
डैश का अभिन्न अंग भी है। बहुभाषिकता, भारत जैसे देश में बहुभाषिकता का माहौल है। यहाँ इतनी भाषाई विविधता है कि 5 भाषा परिवारों में बांटा जा सकता है भारत की भाषाई विविधता को। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा बहुभाषिकता हमारी पहचान और वो हमारी डैश डैश व हमारी डैश का अभिन्न अंग भी है। संस्कृति साहित्य पहला ऑप्शन है, संस्कृति चुनौती दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है सभ्यता और संस्कृति और चौथा है सभ्यता और साहित्य। तो बहुभाषिकता जो है हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। बहुभाषिकता के कई सारे लाभ हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के पेज नंबर 42 पे जाएंगे तो टेबल बनी है। बहुभाषिकता 3-4 लाभ करती है। संज्ञानात्मक विकास निश्चित करती है, प्लस सोशल टॉलरेंस डेवलप करती है, सामाजिक सहिष्णुता का विकास करती है और साथ ही साथ हमारे चिंतन को विस्तृत करती है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा सभ्यता और संस्कृति, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन अगला है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश डैश हैं। पहला ऑप्शन है निरर्थक, दूसरा अनुपयोगी, तीसरा सहायक और चौथा बाधक। तो सहायक होते हैं, कार्टून है, भाषण है, विज्ञापन है, इससे बच्चे की समझ का विकास होता है, पढ़ने की कला का विकास होता है, क्योंकि वो चीजों को देखता है, डायग्राम, कार्टून उसे आकर्षित करते हैं। तो रुचिपूर्ण चीजें जब आपका पता है प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में बच्चे की रुचि के साथ वो प्रयास की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं, यानी जहां रुचि होगी वहां बच्चा प्रयास अधिक करेगा और अधिक प्रयास से सीखना स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, दूसरा वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, तीसरा वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती और चौथा वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। तो यहाँ जो सुहानी है वो क्या करती है, अनुनासिक को अधिक ज्यादा सरल कर दे रही है। वह यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती, यानी अनुनासिक कहाँ लगाया जाना चाहिए वो इस बात का ध्यान नहीं देती, जहां बिंदु लगाती वहां अनुनासिक लगा देती है। हिंदी में आप पढ़ते होंगे अनुनासिक वगैरह क्या होते हैं, ये आप डिटेल में जान लेंगे हिंदी की क्लास में। हम यहाँ पेडागोजी के सवाल डिस्कस कर रहे हैं तो ज्यादा उनकी डीपनेस पर, शब्दों की टेक्निकलिटी पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ज्यादातर अपने पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, दूसरा ऑप्शन है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, तीसरा बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना और चौथा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो ये आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सीधी लाइन आ गई है। जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, जिसमें हम कंफर्ट होंगे, उस भाषा में हम चीजों को अच्छे से समझ लेंगे, कह लेंगे, लिख लेंगे। लेकिन अब क्या है, उसी से हम नई भाषा की तरफ जा सकते हैं और जो पता नहीं है उस पर अगर दबाव डाला जाएगा तो वो इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा, बच्चा उसको थोड़ा ऑड फील करेगा। इसलिए अगर हम कोई कार्यक्रम भाषा का सिखाना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचाना जाना चाहिए। अगला सवाल है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो या 2 या 3 भाषाओं डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है 41 नंबर पेज से पूछा गया है, एनसीएफ के चैप्टर नंबर 3। तो रटने, समझने, पढ़ने और लिखने। तो कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश डैश वो बोल ही नहीं लेते, बल्कि उनके अंदर समझने की क्षमता भी होती। सिर्फ बोल ही नहीं लेते बल्कि वो उसका उचित अर्थ भी समझ रहे होते हैं, उसका प्रयोग भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन दूसरा होगा, यानी समझने की भी क्षमता बोलने के साथ उनके अंदर होती है। अगला सवाल है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, डैश उसकी डैश को सीखना। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 3 एनसीएफ के लैंग्वेज पेडागोजी का।
पहला ऑप्शन है अवधारणाओं और शब्दावली का, दूसरा शब्दावली विषय का, अवधारणाओं और विषय वस्तु तीसरा ऑप्शन है, और चौथा विषय वस्तु उपयोगी। तो इसमें सही ऑप्शन है किसी वस्तु के सीखने का मतलब है उसकी शब्दावली को जानना, उसकी अवधारणा को जानना, उसके कॉन्सेप्ट को जानना, उसको लिख लेना, उसको एलोबरेट कर लेना। तो ये सीखने के हिस्से, तो अवधारणा और शब्दावली पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। पहला ऑप्शन है उनकी लेखन क्षमता का आकलन, दूसरा उनकी बोलने की कुशलता का आकलन, तीसरा उनकी पठन क्षमता का आकलन, और चौथा ऑप्शन है उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो चौथा ऑप्शन सही है, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा का आकलन किया जा रहा है तो वो किन किन क्षेत्रों में भाषा प्रयोग की बात कर ले रहा है या करने की क्षमता रखता है, यही उसको पता बताएगा कि इसने कितनी भाषा सीख ली है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा गया है। निम्न में से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। पहला है घटना वर्णन, दूसरा है श्रुत लेख, तीसरा है कहानी कहना, और चौथा है कहानी लिखना। तो सबसे कम प्रभावी श्रुत लेख का मतलब होता है सुनना या सुलेख लिखना होता है श्रुत लेखन। तो ये ध्यान रहे सबसे कम प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार। पहला ऑप्शन पूर्णतया गलत है, निराधार है, तीसरा ऑप्शन है पूर्णतया सही, और चौथा अंशतः सही है। तीसरा ऑप्शन सही है, पूर्णतः सही है। आकलन की प्रक्रिया में बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया। हम बताते हैं मूल्यांकन आलोचनात्मक और विवेचनात्मक प्रतिपुष्टि होता है, छात्र शिक्षक और एजुकेशन सिस्टम। बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की व्यवस्था को असफल दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उनके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर जानकारी दी। पहला है जांच सूची, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा अवलोकन, और चौथा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सही ऑप्शन होगा क्योंकि पोर्टफोलियो बेस्ट पीस ऑफ वर्क होता है। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किसी का इन्वेस्टिगेशन करना या देखना। लिखित परीक्षा आप जानते हो रिटन एग्जामिनेशन। जांच सूची शेड्यूल या क्वेश्चनायर होता है जिसके द्वारा हम यस या नो में आंसर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य लिखना और शब्द लिखना। तो यहाँ चित्र बनाना भी पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है अक्षरों की पहचान, दूसरा है पढ़ने का उद्देश्य, तीसरा अनुमान लगाना, चौथा है संदर्भानुसार अर्थ। तो सही ऑप्शन है अक्षरों की पहचान पढ़ने का सबसे कम प्रभावी तरीका। पढ़ने का मतलब होता है अर्थपूर्ण चीजों के बारे में समझ का विकास करना। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने हमने डिस्कस किए हैं ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 41 से शुरू करेंगे और पेज नंबर 47 तक एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन आई हुई है। अगर आपने नहीं ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे। एनसीएफ 2005 की पूरे प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ डिस्कस करके समझाया है। तो वो वीडियो देखिए और ये फिर क्वेश्चन करिए। जहां कोई कंफ्यूजन हो फिर से हमें कमेंट में पूछिए ताकि हम चीजों को सही तरीके से आप तक बता पाएं और आपको समझा पाएं, तो जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए। आगे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कुछ सवाल और हम डिस्कस करते हैं साथ में, तो आपके पास 30-40 सवाल चले जाएंगे। क्वेश्चन फिर पूछा गया है सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। पहला ऑप्शन है चामास्की, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा स्किनर और चौथा पियाजे। तो आप जानते हो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर सीखने की प्रक्रिया वाइगोस्की बताते हैं। एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के आधार पर चामास्की और पियाजे इगोसेंट्रिक कहते हैं। स्किनर पुनर्बलन पर आधारित सीखने की बात करते हैं। अगला सवाल है स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया।
पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन क्षमता, दूसरा है सृजनात्मकता और तीसरा है अंतःक्रिया और चौथा है अनुकरण। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया है, अनुकरण के साथ पुनर्बलन की बात की है। चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सृजनात्मकता की और अंतःक्रिया की बात वाइगॉस्की अंतःक्रिया की बात करते हैं, सृजनात्मकता की बात यहाँ नहीं हो रही है। भाषा अर्जन तंत्र चामास्की कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। पहला ऑप्शन है बच्चों और शिक्षकों की परस्पर औपचारिक बातचीत, तीसरा बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना और तीसरा है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत और चौथा है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। तो जो ये सवाल है इसका सही ऑप्शन है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत जो है भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक होगी। जब आपस में बातचीत करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा कंफर्टनेस और स्टैंडर्डाइजेशन की बात नहीं की जाती, वहां सिर्फ अपनी बात कहने और समझने के लिए कम्युनिकेट किया जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका जब अनौपचारिक नॉन फॉर्मल तरीके से वो आपस में बातचीत कर रहे हो तो आकलन का सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। कौन सा प्रश्न, 4 प्रश्न दिए गए उनमें से कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। तुम्हारे घर में किसकी महक आती है, दूसरा फूलों का नाम अपनी भाषा में लिखो, तीसरा अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे और चौथा बुरी लगने वाली। तो सही है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने वाली बात होगी। अगला सवाल है इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। शब्दकोश का विकास पहला ऑप्शन, दूसरा पर्यायवाची शब्दों से परिचय और तीसरा संदर्भ में व्याकरण और चौथा है शब्द भंडार में विकास। कितना बढ़िया सवाल है। एक कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोच कर लिखो, यह अभ्यास प्रश्न उदाहरण है। तो यह अभ्यास प्रश्न जो है शब्द भंडार में विकास करेगा कि आपके अंदर जो शब्द पता है उनके बारे में और शब्दों का भंडार बढ़ाएगा। अगला सवाल है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। वीडियो परक, दूसरा है पत्र पत्रिका, तीसरा ऑडियो वीडियो और चौथा है वैविध्यपूर्ण। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा वैविध्यपूर्ण। वैविध्यपूर्ण का मतलब मल्टी मेथड या विभिन्न प्रकार की या बहुत ज्यादा डाइवर्स। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में हम जितने ज्यादा चीजें मल्टी डाइवर्सिटी टीचिंग मेथड यूज करेंगे, कई प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, स्टोरी टेलिंग या और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वहां प्रत्येक बच्चे का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होगा और लर्निंग प्रोसेस स्ट्रांग हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। साध्य एवं साधन, दूसरा उद्देश्य एवं साध्य, तीसरा है साधन और साध्य और चौथा है साध्य और उद्देश्य। तो इसमें साधन और साध्य, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास एक साधन है और साहित्य में एक साध्य है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला सवाल प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, दूसरा है भाषा संबंधी व्याकरण को भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना और तीसरा उनके द्वारा कही गई, अपने द्वारा कही गई बात का तार्किक पुष्टिकरण और चौथा है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना दूसरा ऑप्शन सही होगा क्योंकि उद्देश्य नहीं पूछा गया है। अगला है कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। संवेदनशीलता, कठोर, एकरूपता, संवेदनशीलता, विविधता, विद्वान और चौथा विविधता और संवेदनशीलता। चौथा ऑप्शन सही है कि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होगी। तो पहला ऑप्शन है कहानी को अपनी भाषा में कहना,
दूसरा चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, तीसरा घटना वर्णन करना और चौथा कहानी को शब्दशः दोहराना। तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। पूछा गया सबसे कम प्रभावी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, तो कहानी को शब्दशः दोहराने में उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में कमजोरी आएगी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला ऑप्शन, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तीसरा, भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। और चौथा, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियां जो हैं भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाती हैं। चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चे को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? तो पहला है व्याकरण परीक्षण, दूसरा क्लोज परीक्षण, तीसरा पठन परीक्षण और चौथा लेखन परीक्षण। क्योंकि वो मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, तो लेखन परीक्षण की बात यहां पर हो रही है। क्वेश्चन में सही ऑप्शन चौथा होगा। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल था, ध्यान रहे आपको, और ऐसे सवाल बनते हैं। अगले सवाल की हम तरफ चलते हैं और आप लोग जो है क्वेश्चन सुना करो। अगर सही आंसर आपको लग रहा है तो आप आंसर भी कर दिया करो फटाफट, इससे आपको भी पता चलेगा कि कौन सा आंसर आप लगाए और कौन सा सही होगा। आप देखते रहते हो, सुनते रहते हो और कमेंट या में आंसर लिखकर नहीं भेजते हो। अगला हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। पहला है रेखांकन लिपि चिन्हों, दूसरा लिपि चिन्हों अक्षर बनावट और तीसरा रेखांकन और चित्रांकन और चौथा है चित्रांकन और लिपि चिन्हों। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 46-47 पर टेबल बनी है, पठन शुरू करने का कारगर उपागम। तो यहाँ लेखन शुरू करने की बात हो रही है, तो लेखन करने के लिए लेखांकन लिपि चिन्ह अक्षर बनावट, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, लिपि चिन्ह और अक्षर बनावट। अगला क्वेश्चन है, मुदिता अक्सर सा को सा बोलती है, यानी षटकोण वाले सरौता वाले सा को सा बोलती है। इसको हम बताएं तो मुदिता अक्सर सीसी वाली सा को सरौता वाली सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति में के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत ज्ञान का अभाव कहेंगे, भाषा प्रयोग में लापरवाही कहेंगे, भाषागत त्रुटि का होना तीसरा ऑप्शन, चौथा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट होगा, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। अब कोई बिहार से आया है, जौनपुर से आया है, तो वो वैलू को भैलू बोलता है, तो भैलू वो गलत थोड़ी बोलता है, उसकी क्षेत्रीयता का प्रभाव। वहां वी को वी बोलते हैं तो वाह को भा बोलते हैं तो वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ उसकी क्षेत्रीयता का प्रभाव है, धीरे धीरे वो सही कर लेगी। लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? पहला, तितली और कली में क्या खेल खेला। दूसरा है, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तीसरा, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। और चौथा, तितली कली के पास कब गई होगी या क्यों। तो इसमें सही ऑप्शन तीसरा, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो ये हम करीब आपको 35 सवाल 25-30 सवाल हमने 32 सवाल डिस्कस किए हैं। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में लिंक मिल जाएगा, ड्राइव पर हम अपलोड कर लेंगे, वहां से डाउनलोड कर लोगे तो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। प्लस वीडियो आपने पूरा देखा है, डिस्कस देखा है, हमने हिंट दिया है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, हम चारों ऑप्शन भी डिस्कस किए हैं, उन पर भी आपकी समझ विकसित होगी। तो मैंने डिटेल में ऐसे कई सारे, इधर बीच अब हमें क्या करना है, पेपर करीब है तो प्रीवियस ईयर के पेपर और क्वेश्चंस के हम एनालिसिस और डिस्कस करके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप अपने नॉलेज को चेक कर पाओ और कहां कमी रह गई है तो उसको तेजी में इंप्रूव करो, सुधार करो। बच्चों, वीडियो के साथ जो अनुभव हुआ करें वो कमेंट में जरूर लिखा करो और दोस्तों को फॉरवर्ड किया करो, ताकि वो भी अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।